वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और आज 8 मार्च है, वुमेंस डे है, मतलब औरतों का दिन है, जिसके लिए मैं कहूँगी कि औरतों का दिन एक दिन नहीं होना चाहिए, औरतों का दिन रोज़ होना चाहिए, बार बार होना चाहिए, हर वक्त होना चाहिए, हर घंटे में, हर मिनट में होना चाहिए। क्योंकि औरतें वो हैं जो हमारे माशरे को बदल देती हैं। हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारी यूथ है, उनकी तरबियत करती है, उनको संभालती है, उनका ख्याल करती है। अपना ख्याल नहीं करती, अपने आप को नहीं देखती, अपने घर वालों को देखती है, उनका खाना, उनका पहनना, उनके घर के काम काज सारे वो देखती है। सारी जिम्मेदारियां उसके सर पे होती हैं। और जो बाहर काम कर रहे होते हैं उनको बाहर भेजती भी तैयार करके वो है, उनकी भी जिम्मेदारियां उसके ऊपर होती हैं कि उसने आना है तो ये खाना है, उसके सुबह काम पे उसने जाना है तो उसके ये कपड़े इस्त्री होने चाहिए, उसने ये कपड़े पहनने, बच्चों का यूनिफॉर्म है तो उसका बच्चों का यूनिफॉर्म स्कूल से आना है तो धोना भी है, उनको साफ़ करना है, सुखाना है, उसके बाद इस्त्री भी करनी है, उनको सुबह नाश्ता भी बना के देना है, उनको लंच बॉक्स भी देना है, उनको तैयार करना है, फिर घर वालों की फरमाइशों को भी पूरा करना है। हम सिर्फ उन औरतों की बात नहीं करना चाहते जो औरतें बाहर काम करती हैं या फिर माशरे में कुछ ना कुछ अपना नाम बनाने की कोशिश करती हैं। हम उन औरतों की भी बात करेंगे जो औरतें सिर्फ घर पे बैठी हैं और घर पे भी बैठ के बहुत कुछ कर रही हैं। क्या ये बहुत कुछ नहीं है कि वो हमें संभालती हैं, हमारा ख्याल करती हैं, हम सारे लोगों के लिए कुछ ना कुछ हमारी फरमाइश के हिसाब से बनाती हैं, चाहे वो खाना उनके मनपसंद हो या ना हो, मगर वो हमारी फरमाइश से वो खाना, वो पकवान बनाती हैं, चूल्हे पे झुकती हैं, गर्मी हो सर्दी हो, सब कुछ करती हैं हमारे लिए। तो उन ख़वातीन को भी सलाम जो घर बैठ के बिना कोई सैलरी लिए मगर हम लोगों का ख्याल करती हैं। ऐसे ही है, और वो है हमारी माएँ, हमारी बहनें और हमारी हेल्पर्स जो ख़ास तौर पे हमारे लिए आती भी है हमारे घर पे। एनीवे, इन सारी औरतों को मैं बहुत बहुत सलाम पेश करती हूँ। मुझ समेत मैं कहती हूँ बड़ी स्ट्रगल होती है। मैं आपको बताऊँ, एक औरत होने के नाते माशरे में एक मुकाम हासिल करना, काम करना, कुछ बनना, इट्स नॉट ईज़ी। बहुत तकलीफ़ें होती हैं, बड़े मुश्किल रास्ते हैं जिन रास्तों के बारे में आप सोच भी नहीं सकते। जब आप सिर्फ एक अपना विज़न करते हैं ना कि यार, या कोई आप अपना पैशन कभी किसी को बताते हैं कि यार मैंने ये करना है, मैं यूँ बनना चाहती हूँ, ऐसे कुछ बनाना चाहती हूँ या किसी के लिए कुछ करना चाहती हूँ, तो वो सब इतनी इजी नहीं होता आपके लिए। मगर जब आप उस रास्ते में खड़े हो जाते हैं ना, तब आपको वो हर्डल्स ऐसे फेस करनी पड़ती हैं, आपके मुंह के सामने आके खड़ी हो जाती हैं। मगर जब आप डटी हुई होती हैं और आप पक्का होती हैं, पुख्ता होती हैं, तो फिर ये सारी चीज़ें आपके लिए बेमायने होती हैं। बस आप लड़ रही होती हैं, आप फाइटर होती हैं और आप बस आगे बढ़ रही होती हैं। तो मैं इन सारी औरतों को सलाम करती हूँ, क्योंकि मुझे एहसास है बीइंग अ वुमेन कितनी मुश्किलें होती हैं, अपना नाम कमाना, मेहनत करना और अपनी इज़्ज़त और वक़ार को भी साथ रखना। क्योंकि हमने माशरे में भी रहना है, तो हमने अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को भी और हमने अपने औरत होने का भी जो है वो ख्याल रखना है, ताकि जो सामने वाले लोग हैं या हमारे ख़ानदान से जुड़े लोग हैं उनको भी कोई शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े हमारे नामों के साथ। तो हमें हर चीज़ को फ़ेस करना पड़ता है। हम बहुत ज़्यादा ट्रॉमे में होते हैं, बहुत ज़्यादा फ़िक्र फाके में होते हैं और परेशान भी होते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें, हम लोगों के कामों में मसरूफ़ होते हैं। ऐसे ही है। तो अभी भी मेरे पास एक बहुत अच्छी सी, एक टैलेंटेड सी ख़ातून है जिनका नाम है किन्ज़ा फ़रहत और बलूचिस्तान से हैं वो, और टेंट पेगिंग जो है वो गेम जिसे कहते हैं वो करती हैं, और जिसको मैं कहूँगी उर्दू में नेज़ेबाजी। जो घोड़े सवारी पे बंदा जाता है ना, एक स्टिक होती है, स्टिक के ज़रिए वो पता नहीं क्या होती है, कील होती है एक चीज़, नेज़ा पता नहीं क्या कहते हैं, उसको उठाती हैं और वो फिर घोड़े पे राइडिंग करते करते उसको ले जाती हैं। तो वो कैसे होता है, कितना मुश्किल काम है, ये भी एक ऐसी हॉबी है, मैं आपको क्या बताऊँ कैसे कर लेती हूँ, ख़वातीन कर रही हैं। तो लेट्स टॉक किन्ज़ा फ़रहत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फिज़ा, हाउ आर यू? आई एम फाइन किन्ज़ा। इतनी प्यारी सी हैं, इतनी खूबसूरत गोरी चिट्टी सी आप, और घोड़सवारी करती हैं वो भी धूप में, और ये गेम खेलती हैं। कैसा लगता है? बस कहते हैं कि शौक नहीं होता, बचपन से ही घोड़ों का बहुत ज़्यादा शौक था। और जैसे आपने बात की कि बीइंग अ वुमन इट्स नॉट इजी टू परस्यू समथिंग जो कि एक मेल डोमिनेंट एक फील्ड थी, एक ऐसी जगह जहाँ पे औरतों का जाना ही बहुत ज़्यादा एक बहुत रेयर बात समझी जाती थी। उस सोसाइटी में, उस कम्युनिटी में जाके परफॉर्म करना वाज अ बिग बिग टास्क फॉर अस। और इस चीज़ को हमने अप्रूव किया पिछले 1 साल में। जैसे आपने बात की कि बीइंग अ वुमेन इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप किस उस अपने ख्वाब को किस तरह से ग्रेसफुली अचीव करते हैं, इट्स रियली इंपॉर्टेंट।
तो that was our target and that's what we're doing. ये आपकी फुटेज भी साथ साथ चल रही है, मैं देख रही हूँ कैसे घोड़सवारी। ओ, ये कैसे करती हैं आप? कितना मुश्किल होता है। और एक स्टिक के साथ ये क्या चीज़ होती है जिसको आप ऐसे स्टिक से उठाती हैं, क्या कहते हैं? Basically it's called I'm so sorry. कोई बात नहीं, क्या नाम है इसका? इसका नाम है ओरियो. ओरियो। अच्छा, और क्या इसकी क्या वो क्या है जी. वो नस्ल? ये है टिबेटन स्पैनियल. अच्छा, दिखाए, पास है, बुला ले। बुला लूं? एक सेकेंड. ओरियो बुला ले, दिखा दे। कम. एक सेकेंड. दिस इज ओरियो. ओह, इतना क्यूट है। ओह माय गॉड, प्योलिश है ना? तो चले, आप बता रही थी साथ ही रखिए इसको, भले कोई आपको बुलाए जा रहा है बार बार, अच्छा. कोई मसला नहीं है, आपसे बहुत अटैच है मुझे लगता है ना? हाँ जी. सो बेसिकली टेंट पेगिंग जो है उसको उर्दू में नेज़ाबाजी कहते हैं एंड देयर आर टू स्टाइल्स. एक पाकिस्तानी स्टाइल, देसी स्टाइल होता है जो पाकिस्तान में हम करते हैं, एंड देयर इज एन इंटरनेशनल स्टाइल जो अच्छा. कि दुनिया भर में किया जाता है. वी हैव अ लांस जिसको नेज़ा कहते हैं, और उससे आपने जो ज़मीन में किला लगा होता है पेग, उसको आपने उठाना होता है. दैट्स द मेन टारगेट. अच्छा. और जिस तरह से आपकी गेम आगे जाती है तो उस तरह से किले का साइज जो होता है वो छोटा होता जाता है. जैसे कि स्टार्टिंग में इट्स 6 सेंटीमीटर एंड देन हाँ. इट गोज अप टू 2.5 सेंटीमीटर. अच्छा, और ये गेम में कितने किले लगे होते हैं जो एक गेम में आप खेलते हैं? बेसिकली आपके हर रन में एक किला होता है जो आपने बेसिकली टारगेट अपना अचीव करना होता है. एंड देन अगर हम देसी की बात करते हैं तो वो नॉकआउट होता है कि इफ़ यू मिस द पेग देन यू आर आउट ऑफ द गेम. बट इंटरनेशनली यू हैव 4 रन्स, 2 रन्स पर सेगमेंट, तो आपके फिर वो पॉइंट्स उस हिसाब से काउंट होते हैं. तो किन्जा इंटरनेशनली आपको खेलने का मौका मिला है? हाँ जी, आई एम पार्ट ऑफ द नेशनल टेंट पेगिंग टीम ऑफ पाकिस्तान. अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द फर्स्ट टीम दैट वाज सिलेक्टेड. और हम लोगों ने जॉर्डन में जाकर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की थी इन 2022. और वहाँ पर इट वाज द फर्स्ट टाइम फॉर पाकिस्तान कि वो इंटरनेशनली नेज़ाबाजी में गए एंड वी वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल अल्हम्दुलिल्लाह. उसके बाद अंडर 21 टीम को साउथ अफ्रीका जाने का मौका मिला है, एंड आफ्टर दैट वी हैव बीन पार्टिसिपेटिंग इन ऑल द नेशनल इवेंट्स. अभी तक जितने भी पाकिस्तान में अच्छे इवेंट्स हो रहे हैं. वाह. अच्छा, घोड़ा किस तरह का होना चाहिए, इसकी ट्रेनिंग क्या है एग्जैक्टली? बेसिकली अगर नेज़ाबाजी की बात की जाए तो नेज़ाबाजी के लिए हम लोग देसी घोड़े प्रेफर करते हैं जिनको ट्रेन ही नेज़ाबाजी के हिसाब से किया जाता है. अच्छा. और इसमें 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं. एक, घोड़े की स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट होती है. एक सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे लिहाज से, दैट इज़ के घोड़े को बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में भागना चाहिए. बिकॉज आपका पेग जहाँ लगा है, अगर घोड़ा स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगा देन यू वोंट बी एबल टू अचीव योर टारगेट. तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं. तो हर राइडर का एक फेवरेट घोड़ा ऑब्वियसली होता है. जैसे मेरा जो घोड़ा था जिसमें मैंने नेज़ाबाजी सीखी, जिस पे आई परफॉर्म द ट्रायल्स, उसका नाम था दिलबर एंड ही पास्ड अवे. उसका क्या नाम था? तो उसके बाद से आई हैव बीन स्ट्रगलिंग टू फाइंड दिलबर. अच्छा, और इसकी जो कोई नस्ल है? घोड़ों के नाम, हाँ, इसकी नस्ल कोई स्पेशल होती है? देसी घोड़ा था. अच्छा. हाँ जी, पाकिस्तानी देसी घोड़े होते हैं जिनको ब्रीड ही इस हिसाब से किया जाता है कि उनकी जो स्ट्राइड है, जो उनकी सारी बिल्ट है, वो इस गेम के हिसाब से सूटेबल हो. तो जैसे अगर आप पोलो की बात करते हैं तो दे प्रेफर. स्कूल में हॉर्स राइडिंग सिखाते थे आपको पहले? असल में शौक मुझे मेरे वालिद साहब की तरफ से आया था क्योंकि उनकी पोस्टिंग हुई थी इन RBFC, जो कि आर्मी का एक यूनिट है जो कि ब्रीडिंग कराती है घोड़ों की और सारी ट्रेनिंग करती है. अच्छा. तो मेरे पास वहाँ पे अपना घोड़ा होता था. मेरे फादर मुझे साथ लेके जाते थे और उनने बेसिकली मुझे ये शौक मेरे अंदर डाला. उसके बाद मुझे ही उनको काफ़ी टाइम लगा था कन्विंस करने में कि आई वांट टू परस्यू दिस प्रोफेशनली, क्योंकि जिस टाइम पे मैं इस चीज़ को प्रोफेशनली लेके जाना चाह रही थी उस टाइम पे पाकिस्तान में एक फीमेल राइडर होना प्रोफेशनली वाज नॉट पॉसिबल. हमने कभी नहीं सुना था कि कोई लड़की है जो कि प्रोफेशनली इस अपने शौक को आगे लेके जा रही है. तो माई पेरेंट्स वर कंसर्न्ड कि आई एम वेस्टिंग माई टाइम बिकॉज आई लेफ्ट माई जॉब फॉर दिस हॉबी. उस टाइम तक वाज अ मेयर हॉबी, बट माई मदर सपोर्टेड मी. मैं रोज़ डांट खा के जाती थी. मेरी मदर मुझे कहती थी कि नहीं, डोंट गिव अप, मैं कह रही हूँ तुम जाओ, मैं संभाल लूँगी. तो उनका एक सपोर्ट था, उनका एक ट्रस्ट था मेरे अंदर. एंड व्हेन आई वेंट फॉर द ट्रायल्स, पाकिस्तान में पहली दफ़ा वुमेन टीम के ट्रायल्स अनाउंस हुए थे और हम लोग काफ़ी कंफ्यूज भी थे एंड वी वर सरप्राइज्ड, वी डिडंट नो कि क्या हो रहा है. अच्छा. बट जब हम वहाँ पे गए वी सॉ कि वहाँ पे हम लोगों को मौका दिया जा रहा था टू नो बिकम द पार्ट ऑफ द नेशनल टीम, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने का. तो वी वर
रियली डिलाइटेड और हमने अपना बेस्ट दिया और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कोशिश करते हैं कि हमें जो अपॉर्चुनिटी मिली है इस चीज़ को हम जितने अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपने मुल्क का नाम रोशन करने में, अपनी बाकी लड़कियों के लिए आसानियां पैदा करने में जो कि मेरी तरह ख्वाब रखती हैं इस चीज़ को प्रोफेशनली करने का। वाओ। अच्छा, मेरी बेटी है 9 साल की ना, उसको हॉर्स राइडिंग का बहुत शौक है। तो मुझे भी बचपन में बहुत ज़्यादा शौक था, मगर मैं कराची में रहती थी तो हम लोग वहाँ पे जो क्लिफ्टन है और सी व्यू है तो उधर घोड़े खड़े होते थे, उसके ऊपर बैठ के तो 2 मिनट की चीखें मारती थी। फिर मैं अम्मी को कहती थी अम्मी मुझे ऊँट पे ही बिठा दें, इस पे तो ना ये आगे इसको मैं बढ़ने देती हूँ ना सैर करने के लिए कहीं, क्योंकि वो हल्की सी भी दुम हिलाता तो मेरी चीखें निकल जाती थी। फिर अम्मी कहती थी 2 मिनट तो बैठे लो, मैं तस्वीर तो खींच लूँगा। वो दूसरे टाइप के कैमरे होते थे उसमें तस्वीर खींचना, फिर 2 मिनट के लिए ऐसे स्टैचू मुँह बनाना, ऑल दैट। तो ये सिचुएशंस होती थी। मगर जब मेरी बेटी ने स्कूल में बताया कि इनके स्कूल में हो रहा है, हॉर्स राइडिंग सिखाई जा रही है, शी इज़ 8 years old, अब 9 की वो लग गई है, तो उसने मुझसे ये बोला कि अब हमारे स्कूल में सिखाई जा रही है। तो मेरा सारा वो जो बचपन था वो रिकॉल हो गया कि भाई मैं ये चीज़ें नहीं कर पाई तो मैं क्यों ना अपनी बेटी को कराऊं। तो मेरी एक ही बेटी, मैंने अभी इसको हॉर्स राइडिंग पे लगाया हुआ है। तो अभी गर्मियाँ वापस हो, अभी विंटर्स थे बहुत ज़्यादा, तो अभी गर्मियाँ वापस आएंगी तो फिर शुरू हो जाएगी। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी आप जैसी बने। देखें कितनी गोरी चिट्टी खूबसूरत सी तुम लड़की हो यार, हसीन। और तुम देखो धूप में भी ट्रेनिंग करती होगी, मट्टियों में, क्योंकि वो पूरा ग्राउंड मट्टियों वाला ही होता है? तो वो सर में मिट्टी घुस जाना। ये बात है कि जब आपको असल में ये वाली चीज़ें पहले मुझे बहुत मैटर करती थी कि काले हो रहे हैं या कुछ, लेकिन जब आपके सामने एक टारगेट होता है ना कि आपने अपने मुल्क के लिए कुछ करना है, आपने अपने मुल्क का परचम लहराना है या आपने अपने मुल्क के लिए इज्जत का बाइस बनना है, तो फिर गोरा काला ये चीज़ें आपके लिए मैटर नहीं करती हैं। फिर होता है कि बस आई हैव टू अचीव माई टारगेट। और जो आपने मेंशन किया आपकी बेटी, बिल्कुल गिरी हूँ और बेहोश भी हुई हूँ। ओह बेहोश कैसे? एक दफ़ा मैं गिरी थी। बेसिकली मेरी एक रूटीन थी, मैं सुबह 5 बजे राइडिंग के लिए जाती थी। तो अच्छा। एक दिन बस पता नहीं आपने फिरना होता है ना, आपके दिल में आ जाता है कि आज कुछ होने वाला है। तो अच्छा। एक दिन इसी तरह मैं गई नॉर्मली। तो गलती मेरी भी थी कि इट वाज अ न्यू हॉर्स और थोड़ा सा घोड़े को पहले वार्म अप करना होता है बिफोर यू गो फॉर द ट्रेनिंग सेशन। मैं भी थोड़ी लेट हो गई थी, मेरे ट्रेनर ने ऑलरेडी राइडिंग स्टार्ट कर दी थी। आई जस्ट वेंट एंड आई सैट ऑन द हॉर्स। मैं भी वार्म अप नहीं हुई थी, घोड़ा भी नहीं था, एकदम से उसने बक मारी, आई फेल एंड आई फेंटेड। और मैं कोई 30 मिनट के बाद होश में आई थी, जब तक मैं हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। और पीछे से सबको लगा था कि आई पास्ड अवे। मैं क्योंकि उसके बाद आई कुडंट गो फॉर राइडिंग फॉर अ मंथ, तो काफ़ी ज़्यादा एक सीन बन गया था कि शायद मेरी वफात हो गई है। हाय अल्लाह ने आपको देखे ज़िंदगी दी। मुझे ये बताइए कि इस खेल में ख़वातीन की जो तादाद है वो कितनी है और इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं आप? अच्छा, जब हमने स्टार्ट किया था उससे पहले देयर वाज अ प्राइवेट टीम जो कि साउथ अफ्रीका गए थे फॉर ट्रेनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। हम जब आए, हम तीन में आयशा जोया, हम लोग ट्रायल्स के बाद वी गॉट सेलेक्टेड एज द नेशनल टीम, वी आर द प्लेइंग मेंबर्स। तो फिर हम लोग के बाद काफ़ी सारी लड़कियां आईं। अब उसके अंदर फिर अगर हम देखा जाए पूरे पाकिस्तान में वी हैव अराउंड 15 to 20 गर्ल्स हु डू इट ऑल ओवर पाकिस्तान। लेकिन प्रोफेशनली अगर आप देखें कि जो जाकर पार्टिसिपेट कर रही हैं इन एवरी इवेंट, दैट इज अराउंड 4 to 5 गर्ल्स। अच्छा। तो हम लोग चाहते हैं कि और लड़कियां आएं, और क्योंकि लड़कियां अभी हमें देखा जाए अभी नेशनल्स रिसेंटली हुए थे, तो नेशनल्स के अंदर वी वर एक्सपेक्टिंग कि इस बार हमें देख के बहुत बड़ी एक तादाद आएगी, बट अनफॉर्चुनेटली देयर वाज नॉट अ बिग नंबर। तो इस राइडिंग के लिए आपकी मैंने डाइट का भी कोई स्पेशल ख्याल होता है आपके स्टेमिना के लिए? कुछ Obviously, जैसे घोड़े को चने खिलाया जाता है दौड़ाने के लिए, तो आप लोगों की डाइट में भी बोला जाता है कि चने खाओ? बिल्कुल। अब डाइट के अंदर आपको ऑब्वियसली ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप खुद मजबूत नहीं होंगे तो आप घोड़े को नहीं कंट्रोल कर सकते, और घोड़े को पता चल जाता है कि इस बंदे में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि मुझे कंट्रोल कर सके। तो आपकी मैं कोशिश करती हूँ कि जितना ज़्यादा हम लोग अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करें, तो उसके अंदर डाइट के साथ साथ योगा और स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि हमारा ज़्यादा आर्म्स शोल्डर्स का काम है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि अपनी आर्म शोल्डर स्ट्रेंथ, कोर स्ट्रेंथ जो होती है राइडिंग के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो वी फोकस ऑन दैट। डाइट के अंदर यही है कि खजूरें, दूध, ये सारी चीज़ें आप अपनी डाइट का एक हिस्सा रखें, ताकि ताकत आपके अंदर होना इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस फ्लेक्सिबिलिटी कम्स विद एक्सरसाइज, एंड मेनली आपका योगा बहुत काम आता है, आपकी बाकी एक्सरसाइजेस जो हैं, वेट लिफ्टिंग ज़्यादा आपको आई थिंक तो योगा आई थिंक इट वर्क्स बेस्ट फॉर यू, बिकॉज आपकी कोर स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस चीज़ के लिए। थैंक यू सो मच किंजा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। डे था और आप क्या मिसाल है लोगों के लिए। देखे ना मैं क्या बोलूँ, इसलिए एक ब्रेक ले लेती हूँ। राइट बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा।
वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा और हम 8 मार्च मना रहे हैं वुमेंस डे और हमारे पास बहुत टैलेंटेड, बहुत प्यारी सी 2 न्यूज़ एंकर्स बैठी हैं जो कि 24 न्यूज़ का हिस्सा है। इसलिए हमने उनको बुलाया कि हम आपको बता सकें कि किस किस फील्ड में लड़कियां जो हैं अपना नाम बना रही हैं और अपना मुकाम जो है वो हासिल कर रही हैं। मेरे पास मौजूद हैं सानिया मुमताज़ और सना सिद्दीकी। क्या हाल है जी? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र, आप बताएं जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, उनको ऐसे देख रही थी कि आपको लगा मैंने ना सारी बातें अभी उधर नहीं, मैंने ऐसे सना को ज़्यादा देखा नहीं ना, जब से वो आई है तो मैं ऐसे देख अच्छा गौर कर रही थी। एटीट्यूड वाला देखा। ओके, आई एम हियर टू, है ना। अच्छा मेरी बात सुने, सिंधी है? नहीं, मैं सिंधी नहीं हूँ, ये एक अजरक मतलब मुझे पड़ी हुई नज़र आई तो मैंने कहा इसको थोड़ा सा स्टाइल अप करते हैं, पहनते हैं, मुझे पसंद है ये। तो ट्रेडिशनल भी है, कितना लिया। खूबसूरत लग रहा है ब्लैक के ऊपर। मेरा बस आपने दिल स्टाइल किया कर तो दी। मैं इस तरह से मतलब आज पहन के आ गई। ओह वाह, मतलब फैशन सेंस भी बहुत अच्छा है आपका। Kind कैसे of। आई आप इस फील्ड में? शौक था थोड़ा बहुत बोलने का, सवाल करने का। अच्छा, फिर उसके बाद जब अपनी करियर काउंसलिंग मैंने खुद की तो मुझे समझ आया अच्छा मुझे किसी ऐसी फील्ड में जाना है जहाँ पे मैं बोल पाऊँ, और डिबेट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करती थी। हाँ। वॉक इन ऑडिशंस हुए थे तो उन्होंने कहा कि आप कर सकती हैं ना इस अच्छा। तरह से, तो फिर थोड़ी और मोटिवेशन मिली। फिर उसके बाद इंटर के बाद मैंने मैस कम्युनिकेशन किया। अच्छा। और वहाँ पर यही इदारा आया था ऑडिशन लेने, इंटरव्यूज़ हाँ। करने, वहाँ से हायरिंग सिलेक्शन हुई, यहीं पे ट्रेनिंग हुई है, यहीं पे इंटर्नशिप हुई है और अच्छा। फिर यहाँ पे अब काम कर रही हूँ। वाह। और सना आप बताइए, घर में कभी ऐसे बैठ के न्यूज़ देखती थी? नहीं, बिल्कुल भी शौक नहीं था, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। शौक नहीं था। बस स्क्रीन पर आने का हमेशा से शौक था कि स्क्रीन पर आना है, और उसके लिए फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता शौक बढ़ता गया। और फिर मैंने मैस कम्युनिकेशन किया तो, और जब मैंने इंटर्नशिप की तो मुझे था कि अब मैंने न्यूज़ एंकर ही बनना है। अच्छा, तो बस अच्छा हमारे पास अब ये तो पैशन है। अच्छा हमारे पास तो होता था ना पीटीवी चैनल, उसमें हमारी जो न्यूज़ कास्टर्स होती थी वो इतने एलिगेंट तरीके से, उस वक्त आपको याद होगा, सर पे दुपट्टा, नीट सी बैकोमिंग, और हाथ उनके टेबल पे ऐसे होते थे और उनके पेपर उनकी टेबल पे पड़े होते थे। वो प्रॉम्प्टर इस तरह से मेरे ख्याल से कुछ नहीं होता होगा ना, तो वो ऐसे पड़ी होती थी सिलेक्टिव तरीके से, उनके शोल्डर्स कितने टाइट स्टैंड, यू नो, ऐसे होते खुद को थे। मेंटेन भी रखना पड़ता है ना, हाँ, बड़ी साथ ग्रेसफुल भी news लगती anchors थी और बड़ा फैसिनेटिंग लगता था उस टाइम। अच्छा, मुझे वो भी बहुत अच्छा लगता था। एक तो उर्दू की न्यूज़ होती थी हाँ जी। और एक न्यूज़ होती थी इंग्लिश की। बिल्कुल तो ऐसे। जब हम जैसे औरतों को खिराज तहसीन पेश कर रहे हाँ हैं जी। तो उन औरतों को भी करना चाहिए जिन औरतों ने उस मुश्किल वक्त में काम किया, जिस वक्त न्यूज़ का डिपार्टमेंट इतना ज़्यादा बोल्ड नहीं था, इतना बेशक। उनको कोई अवेयरनेस नहीं थी या इतना काम करने का कोई सिस्टम सही नहीं था, हाँ मगर जी। उसके बावजूद वो अपनी एलिगेंसी, अपनी तालीम, अपने लहजे को लेके वो बहुत ज़्यादा आगे थे। और उनको आज भी याद किया जाता है। हाँ, सब उन्होंने हमारे लिए बेसिकली रास्ता बनाया है ना। हाँ। दे पेव्ड वे फॉर अस कि वो आई तो ताकि हम भी आ पाएँ और ताकि हमारी फैमिली भी इस बात को समझे या लोग हाँ। समझें, दुनिया समझे कि एक प्रोग्रेसिव और अच्छी फील्ड है और ख़वातीन को यहाँ आना चाहिए। तो उन्होंने तो हमारे लिए बल्कि रास्ता बनाया, मुझे उनका उनकी इंग्लिश शुक्रगुजार पता है होना बहुत चाहिए। अच्छी लगती थी। ज़बरदस्ती का जैसे हम लोग अभी बना लेते हैं, आप लोग की बात नहीं कर रही हूँ, आप लोग तो ट्रेन लोग हैं, मैं अपनी बात कर रही हूँ। जैसे कोई हम बात लोग नहीं, आप होते हैं हमें ना, include कर लें, हाँ, कोई तो हम मसला लोग नहीं। जैसे जब इंग्लिश बोल रहे होते हैं ज़बरदस्ती के ना अपनी एक टोन बना लेते, स्टाइल बना, और रहने दो, एक्सेंट ब्रिटिश रहने दो। एक्सेंट या हाँ, फिर उर्दू वो को भी ऐसे eloquent ज़बरदस्ती। किस्म का एक्सेंट बना लेते हैं हम यस लोग। लाइक दैट। तो वो नहीं इस तरह करती, तो इंग्लिश को बड़े सीधे सीधे तरीके से पढ़ती थी, है ना। उर्दू को भी बहुत अच्छे तरीके से, बड़े जो आराम तलफ़ुज़ से, उनका अदायगी का मोहब्बत तरीका था बहुत खूबसूरत था। और ऐसे होता था कि हर लफ्ज़ का हक अदा हो रहा है, हाय। मतलब वो इस तरह से पढ़ते थे। है ना? अब थोड़ी कमी बेशी सूदिंग होती सूदिंग। है अब, अच्छा मुझे वैसा आपने नहीं ये बताना है कि जब आप लोग की ट्रेनिंग होती है तो सना किस तरह की ट्रेनिंग होती है? ये जब वो अब कोई चीज़ लिखी हुई है उसमें जो फुल स्टॉप है, उस पर ठहरना है, उस पर कॉमा है, तो उसके बाद उसका क्या पैराग्राफ चेंज हो रहा है, तो किस तरीके से आपकी ट्रेनिंग होती है उसके पढ़ने सबसे ज़्यादा तो हमें पहले रीडिंग का करवाया जाता है कि आपकी रीडिंग सबसे अच्छी होनी चाहिए, जितने स्मूथली आप लफ्ज़ों का अदा करते जाएं। Prompting की वजह हाँ, होता है ना, कोई भी खबर आ रही है तो आप कहीं फंस ना जाओ, आपको रीडिंग अच्छे तरीके से आनी चाहिए, हर लफ्ज़ आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। न्यूज़पेपर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाते हैं क्योंकि उसमें कुछ ऐसे लफ्ज़ होते हैं जो रूटीन में हम लोग नहीं बोलते, लेकिन ख़बरों में आपको पता आ जाते हैं, तो आप वहीं पर फंस जाओ। हाँ। तो उसके लिए हमें पहले रीडिंग अच्छे करवाते हैं। उसके अलावा एक्सप्रेशन के ऊपर कहते हैं बहुत ज़्यादा फोकस करना है कि आप कौन सी खबर दे रहे हैं, उसमें एक्सप्रेशन डालें, जान डालनी है ना खबर हाँ। में, तो ये बहुत ज़रूरी है ताकि सिर्फ रीडिंग ना हो, एक्सप्रेशन के साथ पता चले कि आप बता रहे हैं कुछ। कितने टाइम की ट्रेनिंग दी जाती है आपको?
अब तो बहुत कम हो गया, लेकिन 6 माह तकरीबन मुझे लगता है 6 माह हाँ लग जाते तो हैं। अगर जिसकी रीडिंग सही नहीं भी है तो फिर उसकी रीडिंग सही हो जाती है। हाँ वक्त लगता है, डिपेंड करता है आप कितनी एफर्ट्स पुट इन करते हो, या आप कितनी इजीली अडेप्ट या कर आप कितने लेते हो चीज़ पैशनेट को। हो सानिया। हाँ ना, वही कि आप खुद Passionate कितनी भी, एफर्ट हाँ। पुट इन कर रहे हो, कितनी मेहनत कर रहे हो। तो तलफ़्फ़ुज़ के ऊपर भी होता है कि तलफ़्फ़ुज़ का जो है आपका वो हाँ, सही। कुछ ऐसे ये लोग जो हमारे टीचर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, वो हमें कहते हैं कि कुछ अल्फाज जो हैं, मतलब कुछ क्या कहना चाहिए, लवाजमात ऐसे हैं जो कि उनके जहन में होते हैं कि अगर ये किसी में पाए जाते हैं तो फिर वो एंकर बनेगा, वरना फिर वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले वो एंकर बन जाएगा लेकिन आगे नहीं बढ़ पाएगा। जैसे मोहब्बत, हाँ, इट्स नॉट मोहब्बत। तलफ़्फ़ुज़ हाँ, रे को तलफ़्फ़ुज़ अड़े की नहीं चीज़ें। बोलना, जिसका रे अड़े खराब है वो एंकर नहीं है इनके बकौल। लाइक बाहर नहीं बाहर, हाँ, इस तरह वाली मरियम, चीजें बाहर, सड़क, लाहौर ऐसे करके नहीं बोलने वाले लोग। हाँ। या फिर वो लाहौरियों कहते हैं का रे पंजाबी बहुत एक्सेंट ना आए आपकी रे उर्दू में। क्या होता है? बहुत फंसता है लाहौरियों का। किस तरह से रे मतलब? अड़े, सड़क को सड़क बोल देंगे, सड़क, हाँ हाँ, ऐसे होता है। इस तरह से Accent मसले से हैं। ना? हाँ, तो कहते हैं एक्सेंट हो, पंजाबी एक्सेंट वो एक्सेप्टेबल नहीं है, सुने, जिसका रे इसी अड़े खराब पंजाबी है। एक्सेंट से एक ब्रेक तो लें, इतना मुझे क्यूट लग रहा है, सीरियसली मुझे अच्छा लगा। पंजाबी मुझे आती वो नहीं है, जिससे मैं आप सराइकी हूँ, मुझे मुझे सड़क का पंजाबी रे नहीं हटा रही है ना, वो करके एक ब्रेक जरा आपका कोई सा भी कैमरा आप अपने घर ले जाएं, उस पर ब्रेक दे दें आती। रे अड़े लाहौरी एक्सेंट। लाहौरी एक्सेंट से। मैं लाहौरी एक्सेंट में अब ब्रेक ले रही हूँ, एक ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और हम पूछेंगे, सना ये बताइए, घर से जब निकली तो घर वालों की सपोर्ट थी या फिर आपको ये बोला क्या कि नहीं बाहर काम नहीं करोगी? अच्छा, हम एक आपको पता है पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते हैं और रीज़नेबल वहाँ पे लोगों को ये अच्छी नहीं समझी जाती फील्ड, जो उनका माइंडसेट बना दिया गया कि नहीं इस फील्ड में नहीं जाना है, ये फील्ड अच्छी नहीं है लड़कियों के लिए और मसले मसाइल। तो अगर मैं ये कहूँ कि मुझे स्पोर्ट थी तो बिल्कुल भी नहीं स्पोर्ट थी नहीं स्पोर्ट नहीं थी ये। मैंने बहुत मुश्किल से बहुत, और आपको पता है सिर्फ पेरेंट्स को नहीं और भी बहुत से लोगों को कहना पड़ता है कि प्लीज हमें करने दें। तभी कोई- सना हाँ, पैशन वर्ड यूज हाँ। कर रही थी कि आप कितने एंथुसियास्टिक हो चीज को लेके। हाँ, तो फिर बस अल्लाह इसीलिए रास्ते बस नहीं, बनाए। कोई उनको- ऐसी सहेली, कोई ऐसे कजिन्स थे सपोर्टिव जिनसे बात की, अब भाई बहन, क्योंकि घर नहीं, वाले कोई तो आप भी कह नहीं रहे हैं किसी को कहने सपोर्टिव थे वाला ही थे, तो नहीं, बस मैं रिश्तेदारों में खुद भी ही किसी को- मनाया सबको, खुद मनाया कैसे? सबको, पेरेंट्स को बार बार कह के। फिर मेरी अम्मी ने मेरी सपोर्ट की थी, मतलब उन्होंने कहा था कि अगर ये करना चाह रही है तो चलें इसे मौका दें। अम्मी पहले मान गई। हाँ अम्मी मानी थी, शुक्र बाकी अल्हम्दुलिल्लाह। देखो ना, मुश्किल फिर है। फिर कैसे ट्रस्ट जो आपका लेवल है वो सारा कैसे? बस हर चीज़, जैसे कि अगर हमारी शिफ्ट का इशू है, शाम की शिफ्ट है, तो उनको बार बार बताना है कि कोई मसला नहीं, शिफ्ट है ये इतने बजे तक आ जाएंगे। अब 1 बजे तक हाँ, अगर हमें ऑफ हो रहा है, मतलब आपने उनका ट्रस्ट जो है ट्रस्ट बिल्ड करना होता है, उसके बाद फिर इजी हो जाता है, Easy हो फिर जाता बाकी लोगों को वो खुद ही देख लेते हैं। है। अच्छा सानिया, आप जब आ गई फील्ड में उसके बाद किन मुश्किलात का सामना था? अच्छा, एक ये बात होती है कि घर वाले ना दिल में तो खुश हो रहे होते हैं कि बच्ची आगे प्रोग्रेस कर रही है, कामयाब हो रही है, लेकिन उनको ना सबसे ज़्यादा सोसाइटल बैरियर्स पाए जाते हैं। वो डर रहे होते हैं कि यार लोग क्या कहेंगे, इनकी बेटी टीवी पे आ रही है, कोई मायूब समझेगा, कोई तारीफ करेगा, कोई क्या सबसे करेगा, पहले लेकिन हमने रिश्ते को सोचना लेके ही नहीं मसला है। कर देते हैं या कि क्या ये कहेंगे वाली कि बात हमारी भी, बेटी या टीवी और पे आती है, बातें इसका भी, रिश्ता। हाँ, या जो भी जितने कितने मसाले एक ब्रेक लेते हैं जल्दी से इस बात पे और रिश्ते का बड़ा मसला हो जाता है। ये क्या बात हुई? वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और 8 मार्च है और हम विमेंस डे मना रहे हैं। अच्छा, ये रिश्ते का मसला क्यों आ जाता है कि लड़की टीवी पे आती है तो भाई नहीं, इधर रिश्ता लेके नहीं जाना, बिल्कुल घरेलू लड़की लेनी है? क्यों? नहीं, उनको शायद चाहिए पढ़ी लिखी डॉक्टर बहू चाहिए जो आके रोटी पकाए, डॉक्टर भी और तो पढ़ी होता लिखी है, फील्ड में इंजीनियर काम बहू, करती पढ़ी है। लिखी हाँ। टीचर बहू, प्रोफेसर बहू जो कि फिर घर संभाले। वो कहते हैं डिग्री एक लेबल है और फिर बस उसके बाद जो है लड़की कुछ ना करे। तो हाँ, हम मतलब, जब अब जैसे हम ये है छोटे कि थे, सिर्फ ये इस फील्ड के लिए नहीं है। मैं ये कहती हूँ कि अगर डॉक्टर भी लड़की है ना तो उसके पास डिग्री मौजूद है, लेकिन वो कहेंगे बस आपने डिग्री यही ले मैं लिया, कह रही हूँ डॉक्टर- कि लेबल को हाँ, लेबलाइज कर बस देते घर हैं, काम डिग्री को करो। वो कहते हैं काम ना करे, जो कि गलत बात है तो वैसे। मतलब आगे बढ़ने में मुश्किल है ना? ठीक अब है, जैसे डिग्री मैं भी हो गई, छोटी आगे थी, बढ़ने में मुश्किल है। मैं छोटी थी, मैंने ये तो नहीं सोचा था मैं क्या करूँगी, मैस्कॉम में मास्टर्स करने के बाद मैं दुल्हन बन जाऊँगी। मैंने यही सोचा था मैं टीचर बनूंगी या मैं प्रोफेसर बनूंगी या मैं डॉक्टर बनूंगी या इंजीनियर बनूंगी। या तो हमें बचपन से ही सिखा दें या तो पढ़ाई नहीं ना बच्चियों को, वैसे पढ़ाना चाहिए। सॉरी, अच्छा, मैंने 1 दुल्हन मार्च बनने पर का बात सोचा हो था, रही, मेरी पढ़ाना अम्मी ने जरूर मेरा चाहिए। ट्रैक खराब की है। मेरी अम्मी कहती थी कुछ अच्छा? करो। हाँ, मैं तो दुल्हन बनने का ही सोचती थी। मैं तो जिसकी शादी में आपकी अम्मी जाती थी, समझदार थी। हाँ अम्मी समझदार थी, जिसकी शादी में जाती थी दुल्हन को देखती थी ना, तो बस उसके बाद उसमें मैं अपने आप को देख रही होती थी, दूल्हा पावे जैसा भी हो, मैं अपने आप को उस दुल्हन के रूप में देख रही होती थी। नहीं, अब जैसे यौम ख़वातीन है तो बल्कि बच्चियों को भी बताना चाहिए कि शादी जो है पार्ट ऑफ लाइफ है।
ये नहीं है कि आपकी पूरी ज़िंदगी शादी के इर्द गिर्द ही घूमती है और आप अपनी ज़िंदगी का मोटिव और मकसद यही बना लें कि आपने दुल्हन बनना है, तो वो हो जाएगी। अल्लाह ताला ने जब लिखी होती है हो जाती है। आप अपने आप को मतलब इतना इंडिपेंडेंट बनाओ, कामयाब बनाओ कि आपको किसी पर मुनसिर ना होना पड़े आजकल के मगर मुझे ये चीज़ बड़ी लेट समझ आई है। वैसे आप लोग माशाल्लाह, मैं आपको बताऊं, दौर बहुत अच्छी जगह चला गया है सीरियसली। अब हाँ, हम जब मैं अब इस काम में निकली थी शोबिज़ में, शोबिज़ से पहले मैंने दूसरे काम भी किए। मैं बैंक में भी जॉब कर चुकी हूँ, मैं टीचिंग भी करती थी, मैं एक रिजॉर्ट कंपनी में भी काम करती थी, गोरों की रिजॉर्ट कंपनी थी, उधर भी काम करती थी। मैंने टेली मार्केटिंग का भी काम किया हुआ है फ़ोन पे। तो ये सारे का स्कूल से जाती होती थी, तो फिर ये सारे मैंने जॉब्स भी की हुई हैं इस शोबे से हट के, तो फिर मुझे एक्सपीरियंस है। मगर ये सारी चीज़ों पे मुझे लगाया मेरी अम्मी ने, मेरे रास्ते अम्मी ने खोले। मैं कॉन्फिडेंट इतनी नहीं थी, तो बड़ी फट्टू सी थी, मुझे को सलाम करने में कहती जी वालेकुम अस्सलाम। इस टाइप की लड़की जो है ना आज इस तरह से बैठ के बोल रही होती है, तो मैं ये सोचती हूँ पीछे पुश जो है ना वो वालिदैन की सो मच बहुत ज़रूरी है, भाई बहनों की, वालिदैन की सपोर्ट के बगैर आप आगे ऐसे नहीं होता कि आप किसी से भी अपने क्लास में भी, अपने क्लास फेलो में कोई लड़का उससे बात कर ले तो उसका घर तक ऐब आ जाए कि भाई ये तो अपने क्लास में लड़के से बात कर रही थी, जिसका तो कोई चक्कर होगा नहीं। पेरेंट्स की माइंडसेट पे पढ़ाई की भी बात कर सकते हैं, सपोर्ट पे डिपेंड करता है। सो ट्रू। देखिए आप लोगों की जो मिसाल है ना वो आज हम लोगों ने इसलिए भी दी कि भले आप लोग न्यूज़ एंकर्स हैं, हमारे इसी चैनल का हिस्सा है, मगर आप लोग घर से बाहर निकली हैं, कोशिशें की हैं, अपना नाम जो है आपने बनाया और बनाने की कोशिश कर। बहुत अच्छी बात बताऊं जो मुझे लगता है आप इसमें हाँ ज़रूर कहेंगी, बड़े सारे चैनल्स में मैंने काम किया, आज तक मुझे कभी किसी किस्म की भी कोई शिकायत नहीं हुई। होता है ना कि ये औरत है, नहीं ऐसा नहीं, इस तरह इज्जत नहीं दो या बस ठीक है वही है, वो मिथ्स बनी हुई है, बहुत ज़्यादा मिथ्स बनी हुई है, बहुत स्पेशल। और इस चैनल में आकर तो मुझे वो सारे चैनल्स जो है ना सेफ वर्क प्लेस है, बिल्कुल ज़्यादा यहाँ मुझे सेफ भी लगा, प्रोटोकॉल भी लगा, मुझे इज्जत भी, बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है। इवन आप यहाँ पे शाम में भी काम कर रहे हैं, रात को भी काम कर रहे हैं, आपको कभी ये नहीं फील होगा कि आप अनसेफ हो यहाँ पे एक सेकंड के लिए भी नहीं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और आप लोगों को भी ये वुमेन्स डे बहुत बहुत मुबारक, और देखने वालों को भी। और प्लीज़ इन्हीं की तरह कुछ बनिए, कुछ करिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। आज है 8 मार्च, और 8 मार्च का इंतज़ार जो है मैं बहुत ज़्यादा कर रही थी, इसलिए कि मुझे मौका ये मिला था कि अपने मॉर्निंग शो के तवस्सुत से मैं उन सारी औरतों को खिराज तहसीन पेश करूं जो बहुत मेहनत करती हैं, अपना मुकाम हासिल करती हैं। आपने देखा होगा पूरे वीक में, स्पेशली जो हमारी हेल्पर्स होती हैं, हमारे घर में जो काम करती हैं, हमारे बच्चों को पालती हैं, हमारा घर देखती हैं, खाना पकाती हैं, बर्तन धोती हैं, हांडी साफ़ करती हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, पायलट हैं, और किसी भी शोबे में बहुत सारी औरतें जो ख़वातीन अपने किसी भी तरीके से घर की मुश्किलात के बावजूद बाहर निकलती हैं और अपना नाम कमाती हैं, रिस्क हलाल रोटी कमाती हैं, अपने बच्चों को पालती हैं, अपने मियाँ का सहारा बनती हैं, माँ बाप की बीमारी में उनका इलाज करती हैं, तो मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ। एक सच्ची बात बताऊँ मैं आपको, ख़वातीन को ना बहुत सारी सहूलतें हैं, लेकिन फिर भी बुनियादी सहूलतें अभी भी बहुत सारी जगहों पे नहीं हैं उनको। असल में ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए जो है ना, सबसे पहले उनको ज़िंदगी का जो बुनियादी एक पहलू है, उसकी जो चीज़ें हैं, उनका फ़ैसला उनको सबसे पहले ख़ुद करना पड़ेगा। कोई भी जो माशरा है ना, वो औरत के बग़ैर नामुमकिन है, नामुकम्मल है। औरतों की सियासी और समाजी हैसियत को तस्लीम किए बग़ैर माशरा तरक्की कर ही नहीं सकता। लेकिन बदकिस्मती से ख़वातीन जो हैं उनको वो इख्तियार ही नहीं मिल सकते जो अब मिलना चाहिए। इतना टाइम हो गया, अब तो मिलना चाहिए। बराबरी की बुनियाद पर तो एजुकेशन भी नहीं दी जाती औरतों को। बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जहाँ पर कोटा होता है भाई 50% मर्द 50% औरतें। क्यों ऐसा नहीं हो सकता? मगर नहीं होता अभी भी। खैर इन्हीं चीज़ों पर आज हम बात करेंगे, और मैंने ऐसी एक्टिव और कामयाब ख़वातीन बुलाई हैं जिन्होंने बहुत मुश्किलों के बावजूद अपना नाम बनाया, अपनी पोजीशन बनाई, ऑफिसेस बनी, और ऐसी ऑफिसेस जिनको देखकर सर उठाने का दिल करता है और जिनको देखकर आप बड़ा इम्प्रेस होते हैं कि यार ये भी तो लोग हैं, कैसे कैसे देखो, और मुल्क के लिए खड़ी हैं और मुल्क के लिए काम कर रही हैं। मैं आपको बताऊं, मोटरवे पुलिस आज हमने ख़ास हमारे लिए शो पे इनवाइट किए ताकि आप उनकी हिम्मत
उनका वक़ार और उनका काम देख के कुछ तो सीखें। आज 8 मार्च है, वुमेंस डे है, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक। तो हम सबसे पहले हमारी जो मेहमान है सायरा तारिक जी, CPO बीट कमांडर हैं, वो मेरे सामने मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और उन्हीं के साथ हैं अस्मा रानी, SPO इंस्पेक्टर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फहमीदा हबीब खान, PO सब इंस्पेक्टर, वो उन्हीं के साथ तशरीफ़ फरमा है। वेलकम टू माय शो। थैंक यू। और उसके साथ है महविश अनमडार, APO असिस्टेंट। और आप भी बहुत शुक्रिया आप सबकी तशरीफ़ आपने का। आप लोग को देख के इतना अच्छा लग रहा है, अल्लाह। वैसे तो मुझे स्कूल का यूनिफॉर्म भी याद आ रहा है। जब मैं बांग्लादेश में पढ़ती थी ना, तो मेरे स्कूल का यूनिफॉर्म कुछ इसी तरीके से होता था, मगर जैसे ये कोट है ना, हम सर्दियों में पहनते होते थे, ऐसे नहीं। यहाँ पे जिसको मॉनिटर बनाया जाता था उसको स्पेशली आपके जैसा कोट पहनाया दिया जाता था, बहुत सूट करता था हम पे। तो आज मुझे वो वक्त याद आ रहा है। एनीवे, एक हमारी और भी मेहमान, उनको भी शामिल कर लेते हैं। इस्लामाबाद से हमारे साथ मुबशरा जावेद, SP सेक्टर कमांडर। आपको मेरी आवाज़ आ रही है जी? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे आ रही है आपकी आवाज़। मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। इनकी आवाज़ खोलिएगा ताकि हम ज़रा प्रोग्राम में तरीके से शामिल कर सकें। सबसे पहले मैं आप लोग से ये सवाल करूँगी कि ये बताइए कि कितनी मुश्किल हुई आपको जब आप अपने घर से बाहर निकली और आपने कहा कि मुझे ट्रैफिक पुलिस में जाना है और मुझे भर्ती होना है और मुझे कुछ करना है। तो प्लीज़ ओवर टू यू। इसमें सबसे पहले तो एक जैसे पाकिस्तान के आम घराने हैं, इसी तरह के एक घर से मेरा ताल्लुक़ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे वालिदैन रोशन ख़याल थे और वो चाह रहे थे कि हमारी बेटियां पढ़ें। और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में LLB कर रही थी और फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स हमारे उधर हम फ्री हुए हैं। तो दूसरी तरफ मोटर पुलिस की जॉब्स अनाउंस हुई फर्स्ट टाइम, जो इन्होंने अपनी भर्ती की थी। तो हम पाइनियर्स हैं, पहला बैच। अच्छा, फर्स्ट? जी जी। तो उसमें मुझे बहुत ये अट्रैक्ट किया क्योंकि यूनिफॉर्म फोर्स में आना तकरीबन हर लड़की की ये ख्वाहिश होती है। कुछ रिजर्वेशंस की वजह से या कुछ परसेप्शंस हैं कि ये जॉब डिफ़िकल्ट है, ये वो, तो लड़कियां आती नहीं हैं। लेकिन मुझे बहुत शौक़ था और वो मैं ऑलरेडी मोटिवेटेड थी इसके लिए। तो सायरा जी, पहले किसी को देखा, अब फर्स्ट बैच भी था, पहले किसी को ऐसे जिस तरह से देखा भी नहीं, फिर इंस्पिरेशन ये चीज़ें इस जॉब के लिए? यूनिफॉर्म को देख के, फोर्सेस में लड़कियों के मतलब आने को देख के पसंद करती थी मैं कि मैं आऊँ। तो ऐसा चांस, ऐसी अपॉर्चुनिटी मुझे मिल गई उस वक्त। और इस इदारे का फिर उस वक्त नाम बहुत अच्छा था क्योंकि ये 1997 में आगाज़ हो चुका था। अच्छा। इसके ऑपरेशंस का ना M2 पे। ठीक है। तो इन्होंने उस वक्त डेपुटेशन पे फोर्स लेके स्टार्ट किया था मोटर पुलिस ने, और उन्होंने बहुत नाम कमाया। इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग्स दी गई और एक इंटरनेशनल लेवल की ही पुलिस बनाएगी, उसी टाइप की पॉलिसिंग और उसी मेयार के रोड्स, ये मोटर M2 उस वक्त उसी मेयार का, इंटरनेशनल मेयार का रोड बनाया गया। तो ये सारी चीज़ें देख के मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन हुई और मैंने अप्लाई किया और लकीली मैं इसमें सेलेक्ट हो गई 2002 में। 2002 से आप फिर इस फील्ड में? जी जी बिल्कुल। तो आप बताइए, आपको कितनी दुश्वारियाँ हुई, कितनी तकलीफ़ें हुई जब आपने ज्वाइन किया, उसके बाद और उससे पहले भी? मुझे इतनी ज़्यादा दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा ज्वाइनिंग के वक्त, क्योंकि मेरे वालिद साहब ऑलरेडी पुलिस में थे, तो उनकी तरफ से इनकरेजमेंट थी, काफ़ी थी। बाकी हर फैमिली के अंदर कुछ लोग आपको डिस्करेज भी करते हैं, लेकिन इनकरेजमेंट ज़्यादा थी। अच्छा। और ज्वाइनिंग के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डिपार्टमेंट का इतना अच्छा एटमॉस्फेयर है, ट्रेनिंग से लेके अब तक ऑलमोस्ट 21 साल हो गए हमें जॉब करते हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हमारा एक्सपीरियंस है माशाल्लाह। अच्छा, मुबशरा जी को भी ज़रा पूछती हूँ मैं, क्योंकि मेरा तो बड़ा ज़्यादा जाना होता है इस्लामाबाद मोटरवे, लाहौर मोटरवे। जी बताइए मुझे, आप कैसे आई इस फील्ड में, क्या सोचा था, कितनी मुश्किलें आपको पेश आई? जी फिज़ा, मेरा ऐसा था कि आई वॉज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर, आई वॉज प्रैक्टिसिंग लॉ। जब मैंने ये एडवर्टीजमेंट गेट टू नो अबाउट दिस एडवर्टीजमेंट, इट इज़ बेसिकली उनको प्रेफरेबली लॉयर्स चाहिए थे। अच्छा। तो मेरा तो पहले मोटिवेशन सेल यही बन गया कि मैं लॉयर हूँ। तो सो आई अप्लाइड एज अ लॉयर। थोड़ी सी वर्किंग आपको पता ही होगी मोटरवे की क्या है कि वी आर रेगुलेटिंग द रोड्स,
free अच्छा। flow of traffic, any incident or accident occurring on the road, we are judges of the point. So as a lawyer I joined the police, और ये मुझे यही चीज़ मोटिवेट की कि आई एम लॉयर. देन फ्रॉम द फैमिली रिटेलिएशन आई डेंट गेट, मतलब मुझे कोई ज़्यादा रिटेलिएट नहीं किया फैमिली ने. दे न्यू माई पैशन, और ये ज़रूर है कि दे बिकम माई सपोर्ट सेल. मुझे अपने पेरेंट्स की तरफ से बहुत ज़्यादा बैकअप मिला. हाँ, मेरी मदर शी फॉलोड मी इन द ट्रेनिंग. जब मैंने ट्रेनिंग के लिए ये टेस्ट के लिए जाना था, शी अकम्पनीड मी, वो मेरे साथ जाती थी, बैठती थी, बिकॉज इट वॉज वेरी फर्स्ट चांस व्हेन आई गेटिंग आउट ऑफ माई होम. मैं KPK से, आई बिलोंग टू KPK. अच्छा। और वहाँ थोड़ी सी माहौल ऐसा है कि फैमिली बिल्कुल KPK में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, बल्कि किसी लड़की को बाहर ऐसे घर से निकालना या उसका कुछ काम करना तो बिल्कुल ही सख्ती होती है, और आप KPK से हैं, कैसे? तो यस दिस फिर भी आई वॉज लकी कि मेरी मदर अकम्पनीड मी. पेशावर में टेस्ट हुए थे हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स थे. शी वेंट विद मी, वो बैठी रही जब तक टेस्ट होता रहा. उन्होंने मतलब शी वांटेड टू गेट एक मतलब वो लेना चाह रही थी सेटिस्फेक्शन. आफ्टर इट जब मेरी अपॉइंटमेंट हो भी गई, जब मेरा आई स्टार्टेड माई ट्रेनिंग, देन अगेन माई पेरेंट्स वेंट विद मी टू द पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज. उन्होंने मेरा सारा सेफ्टी सिक्योरिटी मेजर्स देखे, दे गेट सेटिस्फाइड एंड दे वेंट बैक. सो फॉर द फैमिली आई से आई गॉट द फुल सपोर्ट फ्रॉम देम. वाह जी, नो डाउट. आप लोग जिस फील्ड में भी हैं, आप लोग के पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना तो बिल्कुल भी नामुमकिन था. सो ट्रू. फहमीदा जी, आप भी ज़रा मुझे बताइएगा किन चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ा? बेसिकली जो है, मैं बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखती हूँ और पठान फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है. अच्छा. तो जब मैं इस डिपार्टमेंट में आई थी तो मेरी जो वालदा है ना, वो एतराज़ करी थी कि आपने जो है ना ये डिपार्टमेंट ज्वाइन नहीं करना, क्योंकि फ़ोर्स जिस तरह होता है कि फ़ीमेल्स जो घर में होती हैं, हमारी मदर्स वगैरह होती हैं या जो रिश्तेदार होते हैं, उनके जहनों में डिपार्टमेंट का नाम सोच करी कि फ़ोर्स पुलिस डिपार्टमेंट का सोच कर तो नेगेटिव जो है वो सोच लेते हैं. अच्छा. कि जो है ना वहाँ पे जाना है लड़कियों के लिए अच्छा नहीं है. तो मेरे फादर आर्मी में मेजर थे. अच्छा. और दूसरा वो जो है ना बॉक्सर भी थे, पाकिस्तान से वो बॉक्सिंग भी खेलते थे. अभी वो हयात नहीं है, हबीब खान. हाँ, अल्लाह उनको जन्नत में आला जगह का मुकाम. उन्होंने जो है ना, जब मैंने अब्बू से बात की तो अब्बू ने मुझे इजाज़त दे दी थी. अब्बू ने कहा कि नहीं, क्योंकि एक तो वो खुद मेजर थे, वो फोर्स में थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप जाएं, आप करें. और अम्मी को भी उन्होंने समझाया कि आप इनको जो है ना, जो इसका दिल करता है इसको वहाँ जो जाने दें, क्योंकि हमारे ख़ानदान में कोई भी अभी कोई लड़की नहीं है जो फोर्स में हो. अच्छा. ज़्यादातर बाबा जी की फिर शहजादी हुई. हाँ जी, ऐसे ही है. बस गए, देखो आपको सेटल करा के सेट करके ऐसे ही है. और आप मुझे बताइएगा जी, महविश, जब आपने ये फील्ड ज्वाइन कर ली, अब ये सारी चीज़ों को तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि ट्रैफिक पुलिस है जी, तो मोटरवे पुलिस, मोटरवे में रहना है, धूप है, गर्मी है, सर्दी है, जिस तरह भी है, तो वर्दी में रहना है, लोगों को देखना है, चीज़ें फोकस रखनी है, अटेंशन रहना है और इतना एक्टिव रहना है. तो ये सब कैसे किया? बेसिकली मैं ये समझती हूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा जो रोल है ना आपकी फैमिली की सपोर्ट का बहुत ज़्यादा है. उनकी जब तक आपकी फैमिली की सपोर्ट नहीं होती ना आपके साथ, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं. मेरे फादर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे. उनकी वजह से ही आई थिंक मैं समझती हूँ कि मैं इस डिपार्टमेंट में हूँ, क्योंकि जब मैंने अप्लाई करना था तो मैं उस टाइम पे मैंने अभी अपना मास्टर्स कंप्लीट किया था और मेरे फादर ने कहा कि नहीं आप अप्लाई करो. और मेरा पैशन था यूनिफॉर्म फोर्स में आना, और फिर मैंने कहा ठीक है अप्लाई कर लेती हूँ. जब मैंने अप्लाई कर लिया देन मैं सिलेक्ट हो गई. मेरी मदर जो है वो कहती थी, क्योंकि जब हमारी ट्रेनिंग होती है ना वो बहुत डिफ़िकल्ट होती है. अच्छा. बिल्कुल. कितने टाइम की ट्रेनिंग होती है आपकी? 6 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है. जो फर्स्ट हमने जाना होता है वो 6 मंथ के लिए हमारी बेसिक रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग होती अच्छा. है. वो बहुत टफ होती है. मतलब हमें कोई रिलैक्सेशन नहीं होती कि आप फीमेल हैं तो आपको बिठा दिए कि भी कोई बात नहीं, आप थक गई हो आप बैठ जाओ. अच्छा. अब बिल्कुल मर्दों की जैसी ही हमारी ट्रेनिंग होती है. ये ट्रेनिंग का सवाल मैंने डिटेल में करना है, क्या क्या होता है, कैसे होता है. हाँ, और वो सर्कस वाली जो ट्रेनिंग होती है एग्जैक्टली वही वाली होती है जो हम कुछ ड्रामों में देखते हैं, कैसे खंबे पकड़ के लटक कैसे जाना है, मट्टी से कोनियों के थ्रू ऐसे ऐसे खिसक खिसक के आगे होना है. फायरिंग करना भी सिखाते हैं. बिल्कुल फायरिंग करना भी सिखाते हैं.
या अल्लाह फिजा, तुम Horse किधर बैठी हो, riding, लोग किधर पहुंच गए यार, किधर खंभों पे लटक लटक दीवारें के कूदना, दीवारें खंभों पे कूदना, और क्या 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 करते हैं? फायरिंग की तो कंपटीशन होता है। कंपटीशन होता है, ढिशां ढिशां ढिशां। और मैं क्या कर रही हूँ, मैंने क्या किया अपनी ज़िंदगी में? खैर जो कुछ भी किया मैंने भी कुछ किया, ठीक है। तो आके आपको हम मज़ीद बताते हैं यार, क्या हीरोज़ हमारे साथ बैठी हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और हम बात कर रहे थे ट्रेनिंग के ऊपर, जो हमारे डिपार्टमेंट की इतनी माशाल्लाह मैं क्या कहूँ हीरोइंस बैठी हुई हैं। असल हीरोइंस तो ये हैं जिन्होंने इतनी एफ़र्ट की, इतना कुछ ट्रेनिंग की, सीखा, और उसके बाद सिपाहियों की तरह मोटरवे पुलिस में आई हैं। और हमारी देखें सारी जो है ना टेक केयर कर रही होती हैं, और हम लोग तो बस ऐसे गाड़ी निकालते हैं, मोटरवे पे चले जाते हैं सारी। ये तो जो टेक केयर है वो स्पेशल तो ये लोग कर रहे होते हैं, धूप में खड़े होके एक एक के ऊपर नज़र रख के। अच्छा मुझे आप बताइएगा सायरा जी कि ये जो ट्रेनिंग होती है स्पेशली, ये कितनी टफ़ होती है? ये बिल्कुल उसी तरह होती है जैसे एक पुलिस वाले को ट्रेनिंग दी जा रही होती है, जी बिल्कुल। मोटर या औरतों की थोड़ी सी सॉफ्ट होती है? और नो, औरतों और मर्दों की ट्रेनिंग इकट्ठे ही होती है, एक साथ और बिल्कुल एक जैसी। अच्छा। और हर तरह का टास्क जो है वो सेम होता है हमारा। अच्छा। और बहुत टफ टास्क दिए जाते हैं। सनराइज से पहले वो सारा स्टार्ट हो जाता है ट्रेनिंग का हमें। अच्छा। और इशा तक, मतलब रात तक वो नॉन स्टॉप सब चलता है स्केड्यूल। इवन हमारा खाना पीना भी ट्रेनिंग का हिस्सा है, उसमें भी आपको एक ख़ास डिसिप्लिन शो करना पड़ता है। ओके, लाइकवाइज कैसे, मतलब? फोर्स में आप एक रूटीन में जैसे कैजुअल आप अपना मेस में जा रहे हैं, कर रहे हैं, वैसे नहीं है। मेस के लिए भी एक अलग से आपकी ड्रेस कोड है, और वहाँ पे भी एक अलग से डिसिप्लिन को फॉलो करना होता है आपने। जी बिल्कुल। और इसमें पीटी, परेड और एकेडमिक्स सारी चीज़ें हैं उसमें। फायरिंग है जी, वेपन हैंडलिंग है, और गेम्स हैं। तो वैसे लड़कियों की तो हाथ कलाइयाँ नाजुक होती हैं, वैसे मुश्किल होता है? फिल्मों में तो मैं देखती हूँ वेपन को तो ये सब कुछ भी, ये सब कुछ ही है। ये सब कुछ है। और मेरी नज़र में पुलिस वुमेन जो हैं ये सिनफ़े नाजुक नहीं है, सिनफ़े आहन जो आजकल सुना भी जा रहा है वर्ड, वो बिल्कुल बड़ा अच्छा किसी ने वो नाम रखा। क्यों बोलते हैं फिर औरत को? नहीं, ये औरत है ही सिनफ़े आहन। और आम जिंदगी में भी एक जो हाउस वाइफ भी है ना, मैं तो ये कहती हूँ कि वो भी औरत का हौसला मतलब मर्द की निस्बत ज़्यादा है, ज़्यादा साबिर है, ज़्यादा मुश्किल हालात को फेस कर सकती है, और टाइम मैनेजमेंट अच्छी कर लेती है, स्ट्रेस मैनेजमेंट अच्छी कर लेती है। और जो जॉबियन है फिर वो उससे ऊपर एक स्टेप हैं, क्योंकि वो वेल ट्रेंड होती हैं। और जहाँ ट्रेनिंग की बात हो रही थी तो हमारी इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग करवाई जाती है, फ़ॉरेन से भी इंस्ट्रक्टर्स बुलाए जाते रहे हैं हमारे लिए। और इसके अलावा डिफरेंट कंट्रीज़ में हमें ट्रेनिंग के लिए भिजवाया भी जाता है। अच्छा। जैसे जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, इस तरह ऑफिसर्स को। तो ये जितनी भी जैसे जो आती है ट्रेनिंग जिनकी हो रही होती है, उसके बाद ट्रेनिंग में भी देखा जाता है कि कोई क्वालिफाई करेगा या नहीं करेगा, या फिर जिसकी ट्रेनिंग हो जाती है बस दे आर क्वालिफाइड बिफोर द ट्रेनिंग? ये ट्रेनिंग के बाद भी क्वालिफाई का कुछ सिस्टम होता है कि हो सकता है कोई ट्रेनिंग में सही ट्रेनिंग नहीं ले रही हैं, या फिर ऐसा नहीं कुछ होता है, फिर वो ट्रेनिंग से डिस्क्वालीफाई हो जाती है। अच्छा, ये वाला बीच में भी सिस्टम चलता है? जी बिल्कुल। ओह माय गॉड। उसको आपने सक्सेसफुली क्वालिफाई करना होता है। अच्छा मुबशरा जी, आप भी ज़रा मुझे बताइए, आपकी शादी हो चुकी है? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई। ठीक है, अभी तो आप प्रॉपर ड्यूटी निभा रही हैं, जब शादी हो जाएगी तो उसके बाद डबल ड्यूटी, जैसे अस्मा जी यहाँ पर, सायरा जी। अच्छा, लोग इसको सीरियस नहीं लेते इस जॉब को, व्हाई इज़ दैट? मतलब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये तो बस ठीक है, ट्रैफिक पुलिस है, इट्स ओके। क्यों इस तरह की बात क्यों करते हैं लोग? बहुत सीरियस क्यों नहीं लेते किसी की जॉब को, चाहे ट्रैफिक पुलिस में हो, चाहे किसी भी जॉब में? मैं कहती हूँ ख़ास तौर पे स्पेशल औरतों को, कोई भी काम कर रही हो वो उस फील्ड में, उनको इतना सीरियस नहीं लिया जाता, व्हाई इज़ दैट? हमारा थोड़ा सा, हमारी कंट्री का सबसे बड़ा मेरे ख्याल में अलमिया ये है कि दे डोंट टेक फीमेल सीरियसली, दे कंसिडर दे आर वीक, दे आर इनसिक्योर, दिस टास्क नो दे कैन नॉट डू इट, दे थिंक इट्स ऑल। मैंने फील किया था जब मैंने राउंड बैक 2001 में ज्वाइन किया,
तो बहुत से ऐसे टास्क थे जिसके लिए हम खुद अपने आप को ऑप्ट करते थे। हम 4 फीमेल सिलेक्ट हुई थी KPK से। ओवरऑल 23 का बैच सिलेक्ट हुआ था 2001 में, एंड वी वर द फर्स्ट अपॉइंटमेंट मेरी सबसे पहली जहाँ पर मैं ट्रांसफ़र हुई थी मेरी टेक्सिला में हुई थी। टेक्सिला थोड़ा सा रिजिड और क्राउडेड है, आपको पता है, ये तो अभी अपर हेड ब्रिज वगैरह बन गया, लेकिन बहुत ये अड्डे वगैरह क्राउडेड थे। और हमें टास्क ओरिएंटेड जॉब देते थे कि हम 2 फीमेल्स की एक गाड़ी में ड्यूटी होती थी, और मेरे ख्याल में हमें ऑन टेस्ट होते थे कि हम कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। और मेरे ख्याल में कि वी प्रूव्ड आवरसेल्व्स 8 आवर्स मैंने टेक्सिला में ड्यूटी दी है, एंड वी हैव डिनाइड इट कि वी आर नॉट वीक, वी आर स्ट्रांग इनफ। अपने प्रोफेशनल स्किल्स और ट्रेनिंग्स में मास्टर लेके वी डिड दिस जॉब वेरी अप्रोप्रिएटली। कि मुझे याद है कि ऑन परफॉर्मेंस बेस्ड मुझे उन्होंने IG साहब ने मुझे रिकमेंड किया था फॉर कैश रिवॉर्ड कि इसकी परफॉर्मेंस एज़ कम्पेयर टू अदर्स इन लॉ इन्फोर्समेंट एंड हेल्प प्रोवाइडिंग बाकी जो हमारी कलीग्स हैं उससे बेटर है। सो वी हैव टू प्रूव आवरसेल्व्स, और इसी प्रूव करने में फिजा हम लोगों को डबल काम करना पड़ता अरे है, वाह, क्या जस्ट टू प्रूव आवरसेल्व्स दैट वी कैन डू इट। सही बात है, जितने मर्द काम कर रहे हो तो उससे डबल काम करके हमें अपने आप को प्रूव कराना पड़ता है, कोई शक नहीं है। फहमीदा जी, मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारे ऐसे आपको जब आप उधर मोटरवे पे होती हैं और ड्यूटी दे रही होती हैं तो बड़े ओहदेदान भी लोग आते होंगे, ऐसी पोस्ट वाले लोग भी आते होंगे जिनका जब कभी चालान करना पड़े या उनका हो जाए तो कैसा एटीट्यूड होता है, रद्दोमल होता है उनका? आर दे वेरी एग्रेसिव एंड दे शो एटीट्यूड एंड दे डोंट लिसन, लाइक क्या सिनेरियो होता है? हाँ, ये तो है, आते हैं काफ़ी बड़े बड़े ओहदेदार आते हैं, तो उसमें ये है कि हम डील बड़ा अच्छा करते हैं उनको। लाइक व्हाट? कि अगर उनका जैसे ओवर स्पीडिंग आप चलान करें तो वो सबसे पहले वो ये कहते हैं कि जी हम पहले तो इनका ड्राइवर आता है, यानी हम जाएंगे ड्राइवर ही बैठा होता है, तो सबसे पहले वो ये कहते हैं कि जी साहब बैठे हुए पीछे, ये बात करते हैं। तो हम उनसे कहते हैं कि सर कानून सबके लिए जो है ना बराबर है, ओवर स्पीड हुए हैं आपको जो है ना इसकी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। फिर उस वक़्त जो है ना कैमरा लगा होता है, उस टाइम उसकी वीडियो भी बन रही होती है, तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता उसके हम जो है ओवर स्पीड नहीं थे या हम जो है आप हमें गलत चलान दे रही हैं। फिर हम उनको ये भी कहते हैं, मैं बहाना लगाती हूँ सपोज, तो मेरा अगर चलान करना तो कैसे करेंगे, तो लोगों को समझ आ जाएगा, ठीक है मैं कोई अच्छी पोस्ट पे बंदी हूँ, समझे, ठीक है ना। अब आपने मुझे रोका है, मेरा ड्राइवर आ गया, उसने कहा बाजी फंस गए तो वो चलान हो गया तो करना पड़ेगा ना, तो अब मैं आपके पास आई हूँ, अब आप मुझसे सवाल कर रही हैं तो क्या करेंगे? मैं आपको जवाब देती हूँ। अब मैं अच्छी किसी पोस्ट पे बैठी हुई बंदी हूँ। सबसे पहले तो मैं कहूँगी अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जल्दी कीजिए, मुझे देर हो रही है, मुझे किसी कॉन्फ्रेंस में जाना है। मैम आपके जो ड्राइवर हैं छोड़े, आपका नाम क्या है? नाम क्या आपका? मैम मेरा नाम PO फहमीदा हबीब है। आपके जो हेड हैं आप उनको जानती हैं? जी सर। आप जानती हैं, क्या नाम है उनका? सर जो नाम है ना उनका, ये जो आपने ले लिया है, उनसे मेरा पूछिएगा, बताइएगा उनको मैं कौन हूँ। आप मुझसे पूछे कौन है? कौन है आप? मैं? मुझे नहीं जानती हो? नहीं मैम, मैं आपको नहीं जानती। तो मैं बस 5 मिनट में कॉल आती है, खड़ी हो जाओ। नहीं मैम, हम जो है ना रूल सबके लिए एक होता है, आप बेशक जो है हमारे IG साहब से भी जो है बात कर लें, लेकिन हमने जो है ना नहीं ऐसे आपको टिकट देना है। नहीं ऐसे नहीं हो सकता। अच्छा आप मेरे ड्राइवर का ID कार्ड वापस करें और वो भी वापस करें। देखिए मुझे लेट हो रहा है, मैं आपको कॉल करवा दूंगी, ऊपर से ये चीज़ें ठीक नहीं है। मैम आप मुझे जानती नहीं, आपको टिकट पे करना पड़ेगा मैम। मैं टिकट नहीं पे करूंगी। नहीं मैम, आप जैसे मैंने बड़े निकलवाए। नहीं मैम, आपको टिकट पे करना पड़ेगा, इस तरह आप नहीं जा सकती। जाने दे, गाड़ी आगे से हटाओ, उतरो, गाड़ी चलाओ। नहीं मैम, आप ऐसे नहीं जा सकती हैं। और अगर मैं बदतमीजी करके गाड़ी निकालने लगूँ तो क्या करेंगी? निकल ली गाड़ी, डी अब गाड़ी निकल, बस गाड़ी नहीं, हम आपकी गाड़ी के हम नेक्स्ट जो मोबाइल है उसको कॉल कर लेंगे। और आउट नहीं हो सकते, पड़े जाएंगे। नहीं जी, आप जो मुझे पकड़े ना। नहीं मैम, इस तरह ना हमें ये वाकयात हमें बड़े डील करने पड़ते हैं। होता है बहुत दफ़ा ऐसा होता है, सीरियस होता है ऐसा। एक दफ़ा तो मैम ऐसे हुआ था कि गाड़ी पठान ही थे वो। अच्छा हाँ, तो मैं कोयटा से आए थे, तो मैंने उनको रोका, तो वो ये कहते कि हम ओवर स्पीड हुए ही नहीं है, आप कैसे मैं चलान कर सकती। मैं खड़ी हूँ और उन्होंने गाड़ी मेरे ऐसे गुजारी और टायर मेरे पाँव के ऊपर से गुजार लिया। फिर रुके हैं, जब उनको समझाया, फिर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है, फिर एक्सक्यूज़ भी किया उन्होंने, फिर अपना टिकट भी पे किया उन्होंने। देखें पहले किसी को अगर वो अग्रेसिव होंगे और हम भी साथ बदतमीजी कर, क्योंकि हमें ये चीज़ सिखाई नहीं जाती है।
हमारा सबसे पहले यही है कि होनेस्टी, कर्टेसी, हेल्प। आपने उसको जो है ना जो भी वालेटर आपने उसको बड़े अच्छे तरीके से डील करना है। आई लव यू हो गया यार। कितने देखो, एक तो सख्त ट्रेनिंग दी जाती है मगर उसके बावजूद ये बताया जाता है कि रिस्पेक्ट का दामन नहीं मतलब छोड़ना ही नहीं है यार। बड़ी बात है। और बीइंग एन वुमेन यू डूइंग दिस विद दिस लेवल, आई सैल्यूट यू ऑल सीरियसली। विल टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक। यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिजा। और हमारे साथ यहाँ पे मोटरवे पुलिस मौजूद है, जिनमें सायरा जी से मैं पूछना चाहूँगी, आप भी कोई ऐसा वाक़या बताएं ना, कभी कोई ऐसे कोई ओहदेदार जिनका कोई आपने चालान किया हो, कोई ऐसे मोटरवे में आपको ऐसे हादसा पेश आया किसी के साथ? हाँ जी, ये हमारा रूटीन का काम है। और मोटरवे ऐसा इदारा है जिन्होंने ये वीआईपी कल्चर का ख़ात्मा किया है। और अब हमारे अवाम ये समझने लग गए हैं कि मोटरवे पुलिस से बचना मुश्किल है, बेशक कोई किसी भी ओहदे पे है, कि मतलब इक्वालिटी है, सबको एक जैसा ये टिकट वगैरह और हर चीज़ करते हैं, तो इन्फोर्समेंट सबके लिए एक जैसी है। इसी तरह एक हमारे सीनियर सियासतदान है, उनको एक दफ़ा टिकट इशू किया था मैंने, 2004 की बात है तकरीबन, नवाबज़ादा नसरुल्लाह ख़ान साहब जी। तो उनके ड्राइवर ओवर स्पीड थे, तो मैंने उनको फिर उनकी वायलेशन के मुतालिक ब्रीफ़ किया, तो उन्होंने थोड़ा सा आर्गूमेंट किया, लेकिन जब मैंने बताया कि कानून सबके लिए बराबर है, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि ये वायलेशन है तो आपको टिकट इशू होगा। तो फाइनली फिर वो कन्विंस हो गए और उन्होंने टिकट पे किया। और टिकट कितने का था? उस वक्त 750 का था ओवर स्पीडिंग का। अभी तो पेनल्टी इंक्रीज़ हो चुकी है। तो 750 नहीं थे उनके पास? हाँ जी, वो पेमेंट तो बाद में हो गई थी चालान की। अच्छा। मौके पे उस वक्त नहीं है, मोटर पुलिस का चालान मौके पे पे होता है, तो लेकिन अगर ऐसा कोई इशू हो तो फिर हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सीज कर लेते हैं। ठीक है। तो टिकट पे होने के बाद हम उनको पहुंचा दिए थे उनके डॉक्यूमेंट्स। अच्छा। और ये एक वो जो सांप वाला वाकया है आपका, मुझे ज़रा वो तो बताइए, आग बुझाने वाला मोटरवे पे, वो ज़रा प्लीज़ आप बताइएगा फहमीदा जी। शाम तो जब हम पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं तो गर्मी की शिद्दत की वजह से अक्सर जो है ना रोड के ऊपर भी आ जाते हैं। अच्छा। तो वालेटर ही थे, वो जा रहे थे, उन्होंने रोका, गाड़ी को रोका। उसके बाद हमने कहा पता नहीं गाड़ी क्यों रुक गई है। जब हम उनके पास गए तो उन्होंने बताया कि सांप है, चल रहा है। तो बस फिर डंडा लिया और मार दिया मैंने। है। और इसी तरह हाँ, सांप, मुझे डर नहीं लगता सांप मारने से। अच्छा। हमारी ट्रेनिंग कितनी अच्छी हो जाती है, तो हर हम यानी आग चट्टान की तरह सख्त हो गए। आग इस तरह बुझाई थी कि हमारे जो है ना, आपको पता है ये जब गंदम की कटाई होती है तो स्टबर जो है ना बर्निंग बहुत ज़्यादा होती है। तो मोटरवे के साथ वर्ज बना होता है, जो फेंस होती है उससे पहले हमारा वर्ज होता है। तो वहाँ पे जो है ना कहीं आग किसी ने लगा दी थी फेंस से बाहर ही। तो अचानक जो है ना जब आग भड़क गई है तो हम थे, हमारे साथ एक CU का अमला होता है जो फाइन कलेक्शन का अमला होता अच्छा। है। तो अगर हम जब तक जो है ये फायर जो ब्रिगेड वाले होते हैं उनको बुलाएं और जब तक वो आके बुझाए, तो हमें ये था कि आग की वजह से वो जो धुआं होता है ना, वो जो रोड यूज़र होते हैं वो उससे उनके लिए ख़तरनाक होता है कि कहीं उस धुएं में गाड़ियाँ ओवर स्पीड जा रही होती, यानी 120 की स्पीड से 110 की स्पीड से जा रही हैं, तो वो कहीं आपस में टकरा ना जाए। अच्छा। तो बस वो फिर मैंने खुद ही जल्दी जल्दी उनके साथ लग के, और जो दरख्त वहाँ लगे होते हैं उनका बस वो तोड़ के टहनियाँ पत्तों वाली, उनके साथ फिर सारी आग मैंने बुझाई थी। अरे वाह, क्या बात है। तो आपको नहीं लगा कि आपको भी आग की चिंगारियाँ और आग भड़क सकती है, हाथ जल सकते हैं? नहीं, जब हम ड्यूटी पे होते हैं तो हम ये चीज़ छोड़ देते हैं। क्या बात है। मुबशर जी, ये मुझे बताइएगा कि मोटरवे पे अभी भी बहुत सी ऐसी जगह हैं, कुछ ऐसे रास्ते हैं जब जा रहे होते हैं मोटरवे से, तो वहाँ पे ऐसा लगता है कुछ जगह जो है वो सेफ़ नहीं है, कुछ ऐसे हादसा जहाँ पर जो सुनने में आए थे, तो उसकी वजह से जो ख़ास तौर पे जो फैमिलीज़ हैं वो औरतों को अकेला भेजते हुए बड़ा डरती हैं कि मोटरवे के लिए निकल रही हो तो वो फिर वहाँ पे कुछ सिग्नल्स भी ड्रॉप होते हैं। तो आप क्या कहेंगी मुबशरा जी इस बारे में कि इज़ दैट नाउ टोटली सेफ़, और क्या सिचुएशन है?
ऐसा अब जो मोटरवेज है व्हाट आई थिंक सो दे आर सेफ. हमारी आफ्टर एवरी 10 किलोमीटर्स हमारी एक मोबाइल दे आर ऑलवेज इन मूवमेंट. हमारी पेट्रोलिंग मोबाइल्स है. वी डोंट हैव टू बी स्टैटिक फॉर इफ देयर इज नो रीजन वी डोंट हैव टू बी स्टैटिक. तो वी आर ऑलवेज ऑल द टाइम वी आर मोबाइल्स. इसके अलावा जैसे जिस तरह आप कह रहे हो ना सिक्योर एरियाज नहीं है. जैसे कि सुनसान जगह पे मोटरवे के कहीं गाड़ी खराब हो जाए, कोई औरत है अकेली है, यू नो ऑल दैट, तो चोरी ऑल दैट, यू नो काइंड ऑफ थोड़ा सा कैसे. अब उस वक्त अगर सिग्नल भी काम नहीं कर रहे या मोबाइल चार्ज नहीं है, दे आर ऑलवेज ऑन द रोड. हमारा 130 है. इफ गॉड फॉरबिड समबडी इज एट प्रॉब्लम और उसको कुछ फेस कर रहा है ऐसी बात, दे कैन रेडिली कॉल 130 बिकॉज हमारी मोबाइल्स मैं आपको बता रही हूँ दे आर वेरी क्लोज टू. एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से सिर्फ 10 किलोमीटर की रेंज में ही है. अच्छा. और अगर ऐसा कोई मिसहैप हो गया है, रेडिली आप इन्फॉर्म कर दो तो वो ट्रैप हो जाता है. दे कैन एस्केप फ्रॉम देयर. हेल्पलाइन इज 130. भाई आप ये जब भी मोटरवे के लिए निकलें तो 130 ये नंबर वैसे याद करके निकलें. और वैसे भी हमें याद होना चाहिए कि कभी भी आप परेशान हो जाएं, कोई पैनिक हो जाए, कहीं गाड़ी ख़राब हो जाए, वैसे भी अगर कोई अकेली औरत है गाड़ी ख़राब हो जाती है 130 पे फ़ोन करके अपने आप को सिक्योर कर लें, मोबाइल जो है वो पास बुला लें. तो एनीवे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल के, आप बातें, आप लोग की कहानियाँ, आपकी जो ज़िंदगी में जो हादसात हुए और जिस तरह से आप लोग स्ट्रगल करें, तो बहुत अच्छा लगा सुन के. मैं आखिरी आप सबको मैसेज देना चाहूँगी कि जब आप निकलें मोटरवे के लिए, फिर ऐसे सड़कों पे भी निकलें तो जो कवानीन हैं प्लीज़ उनको फॉलो कीजिए. और बड़ी अच्छी बात लगी मुझे सायरा जी की कि कानून जो है वो सबके लिए एक बराबर है, चाहे अपर लेवल हो चाहे लोअर लेवल हो. तो ये अपर लोअर वाली कहानियाँ जो है पहले तो ज़िंदगी से ख़त्म कर दें. ये लेवल एक है, कानून सबके लिए यू नो एक है. विल टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक. यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिजा और मैं यहाँ पर जाहिद भाई से जो थी ना वो कहते हैं ना इंस्टा टैग रीपोस्ट वो सब कुछ हम लोग शेयर कर रहे थे. जी जी बिल्कुल. इसलिए भी कर रहे थे क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि जाहिद भाई का जो रेस्टोरेंट है वो कहाँ है. जाहिद भाई किधर है आपका रेस्टोरेंट? जी यूसीपी के ऑपोजिट है, शौकत खानम चौक में. और हमारा थीम रेस्टोरेंट है, लार्जेस्ट थीम रेस्टोरेंट इन पाकिस्तान और कंटेनराइज्ड है. इतना अच्छा जो खाना आप बनाते हैं, लोगों को सिखाते भी हैं, कोई है बच्चे जिनको आप अगर सीखना चाहते हैं तो उनको ट्रेन कर सकें? जी बिल्कुल, हमारे पास ट्रेनिंग भी आते हैं, गौतम से भी आते हैं और दूसरे गौतम से भी आते हैं? जी हाँ बिल्कुल आते हैं. वैसे नंबर 1 गौतम ही जा रहा है ना? मुख्तलिफ हैं, ये वैसे ज़्यादा वही चल रहा है अच्छा, आजकल. तो उसमें हम ट्रेनिंग भी देते हैं और सर्टिफिकेट भी इशू करते हैं क्योंकि हमारे जोन से खाने सारे ट्रेडिशनल्स हैं और हर रेसिपी जोन सी ना वो लॉक होती है. अच्छा. और 3 साल से जो फर्स्ट डे का टेस्ट था वही अभी तक वही सेम टेस्ट आ रहा है. ज़बरदस्त. तो अभी क्या बनाया है? हमारा ये मैक्सिकन सैंडविच है. हाँ. इसमें हम ब्रेड भी हमारी अपनी बेक की हुई है. ये आपकी अपनी है? जी हाँ. ओके. और इसके अंदर क्या है ये मुझे बताएं. इसमें चिकन है, आइसबर्ग है, चीज़ है और इसके अलावा इसके अंदर सॉस है, मैरिनारा सॉस, जो हमने खुद ही बनाई हुई है. ओके. और इसको सर्व किया जाता है मसलन कि जी ये लोग जो सैंडविच का कंसेप्ट रखते हैं वो ब्रेड के साथ रखते हैं, डबल रोटी के साथ, मगर ये हमने स्पेशल स्टाइल में, अमेरिकन स्टाइल में ही रखा हुआ है इसको. उसके बाद खाने के बाद आपको खुद ही इसका अरोमा फील हो जाएगा कि जी इसमें चीज़ें काफ़ी ज़्यादा. बोलते ना. मैं आपके टेस्ट को ही बोल सकता हूँ. अब आप टेस्ट करके बताएंगे तो मेरे. जी हाँ, गरम भी. और इसमें जो टेस्ट है वो ब्रेड का टेस्ट से काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, इसका टेस्ट डिफरेंट हो जाता है. बंगालियों बहुत मज़े का बना, बहुत मज़े का. तुम लोग खाओ दाल चावल, मैं खा रही हूँ.